हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तिंग्यू अभी चैन के घर पर था। उसे चैन का घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे कहता है कि जब तुम वायलिन बजा रहे थे तो तुम्हारे म्यूज़िक के अंदर मैंने कोई स्टब बॉन्ड रिलेशनशिप देखा। तो चैन कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं किसी लड़की को पसंद करता था पर वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई। अब जब भी मैं वायलिन बजाता हूँ तो मुझे उस लड़की की याद आती है। तिंग्यू ये सुनकर हंसता है। वो कहता है कि तुम क्या खुद को मूवी के हीरो समझते हो। आगे तिंग्यू अपने घर पर वापस आ जाता है। एलिस उसके घर पे ही थी। एलिस उसे पूछती है कि तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो। तो तिंग्यू कहता है कि लीसा से मैं काफ़ी टाइम पहले मिला था। मैं जब रास्ते से जा रहा था तो कुछ बुली गैंग ने मुझ पर हमला कर दिया। वो लोग मुझे मार रहे थे और उन लोगों ने मेरा वायलिन भी तोड़ दिया था। तब लीसा ने आकर मेरी मदद की थी। तब से ही मैं उसे जानता हूँ और लीसा मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। इतना कहते ही वो सो जाता है। जब वो अगले दिन उठता है तो एलिस ने उसे सॉरी कहा था। अगले सीन में वो चला जाता है अपनी वर्क प्लेस पर। दाइफे उसे उसका एक वीक का शेड्यूल बता रही थी, पर शेड्यूल बताते हुए वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो एक बार कंफर्म करने के लिए डायरी में चेक करती है। तिंग्यू उसे कहता है कि तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज हायू मेरे साथ नहीं है। दाइफे कहती है कि हायू मेरी वजह से नहीं खोया है, कैमरा ने ये बात साबित कर दी है। ये सुनकर तिंग्यू तो उसे डांटने लगता है। इससे बेचारी का मूड खराब हो जाता है। तो चैन ये देखकर उसे कैफे में ले जाता है। दाइफे के लिप्स पर थोड़ी कॉफ़ी लग गई थी तो चैन उसे साफ कर देता है। दूसरी बार भी ऐसा ही होता है तो चैन कहता है कि ऐसे ड्रिंक करना बंद करो वरना तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगोगी। चैन से बात करने पर दाइफे का मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है तो चैन कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। जब ये दोनों कैफ़े से वापस आती है तो तिंग्यू दाइफे को डांटता है कि तुम कहाँ चली गई थी, कि तुम्हें नहीं पता है कि काम के बीच में ऐसे घूमने नहीं जाते। चैन बीच में बोलता है। वो कहता है कि दाइफे का मूड ठीक नहीं था तो मैं ही इसे ले गया था। तिंग्यू ये सुनकर कहता है कि तुमको किसने कहा कि तुम मूडी हो जाओ। देखो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो। ऊपर से तुम्हें तो म्यूजिक बजाना भी नहीं आता। पता नहीं तुम्हें यहाँ पर किसने रख दिया। दाइफे का पारा ये सुनकर हाई हो जाता है। वो कहती है कि मैं कब से तुम्हें झेल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम महान हो। तुम्हारे म्यूजिक के कारण मैं यहाँ पर आई हूँ। जब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनी हूँ तब से लेकर आज तक मैंने मन लगाकर काम किया है, तुम्हारे सारे नखरों को झेला है, फिर भी मैंने आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं की है कि तुम कैसे हो। ये सुनकर तिंग्यू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है मुझे क्रिटिसाइज करने की, तुम मेरी असिस्टेंट के अलावा और कुछ हो भी नहीं। वो उसे बहुत सारी बातें सुना देता है तो दाइफे रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चैन ने तिंग्यू को किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो यहाँ पर उससे थोड़ी बात करके उसका दिमाग ठिकाने पर ला सके। एंड होता भी ऐसा ही है। चैन से बात करने पर तिंग्यू को थोड़ा अच्छा लगता है। चैन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ किसी की बर्थडे पार्टी में आना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। रात में ये दोनों कॉस्प्ले पार्टी में चले जाते हैं। सभी लोग भूत बने हुए थे। चैन दाइफे के लिए गिफ्ट के तौर पर एक नेकलेस लाया था जो कि दाइफे को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तिंग्यू दाइफे के लिए एक बुक लाया था जिसे खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो ये देखकर दाइफे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसे गले लगा लेती है। आगे ये सभी लोग मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे जहाँ पर कोई चैन से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो चैन कहता है कि हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पर उसने मुझे छोड़ दिया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे पर इनके वन नाइट स्टैंड के बाद एलिस कहीं गायब हो गई। अब सीन प्रेजेंट में आता है। चैन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो बेहोश था। तो तिंग्यू और दाइफे उसे लेकर घर आ रहे थे पर बीच रास्ते में ही चैन एलिस का नाम लेने लगता है। तो तिंग्यू कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारा वन नाइट स्टैंड था, उसे तुम भूल जाओ। तो चैन कहता है कि वो कोई वन नाइट स्टैंड नहीं था, मैं उससे सच में प्यार करता था। दाइफे तिंग्यू से कहती है कि तुम चुप रहो। इतना कहते ही वो चैन को कंफर्ट कराने लगती है। आगे वो दोनों चैन को उसके घर पर छोड़कर आ चुके थे एंड ये अभी बस स्टैंड पर थे। दाइफे चैन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि वो कितना अच्छा है, म्यूज़िक भी अच्छा बजा लेता है, पर फिर भी बेचारे के साथ ये सब कुछ हो गया। तिंग्यू कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वो कहती है कि आप जैसे कोल्ड पर्सन को कोई भी नहीं पसंद करता। ये सुनकर तिंग्यू का मुंह बिगड़ जाता है। फिर दाइफे उसे पूछती है कि आपको ये कैसे लगा कि मैं चैन को पसंद करती हूँ।
टिंगयू कहता है कि सिंपल है, तुम उसकी बात को ध्यान से सुनती हो, जब भी वो तुम्हारे साथ होता है तो तुम उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती हो। एंड अभी अभी जिस तरह से तुम उसकी तारीफ कर रही थी तो इससे पता लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। पर मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह दे दूँ, अगर एलिस वापस आ गई ना तो चैन तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। अब ये सुनकर दाइफे का मुंह बिगड़ जाता है। दाइफे फिर बस लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टिंगयू को बहुत सारे अलग अलग वायलिन दिखा रहे थे, जिसमें टिंगयू को सिरेन नाम का वायलिन पसंद आ जाता है। पर शाओशू से कहती है कि ये जो सिरेन नाम का वायलिन है वो श्रापित वायलिन है। जिसने भी इस वायलिन को बचाया है उसकी मौत 35 साल से पहले हो चुकी है। टिंगयू कहता है कि फिर तो ये वायलिन मुझे किसी भी हालत में चाहिए। इस वायलिन को लेने के लिए टिंगयू को जापान जाना था तो वो अपने साथ चैन और दाइफे को ले लेता है। दाइफे कहती है कि तुमने मुझे अपना सामान उठवाने के लिए यहाँ पर बुलाया है ना, तो वो कहता है कि और क्या, तुम यहाँ आकर करती भी क्या। टिंगयू चैन से कहता है कि तुम एलिस को ढूंढने के लिए जाओ, हम वायलिन लेकर आते हैं। अगर तुम्हें इस बार एलिस नहीं मिली तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उस पर से गिव अप कर देना। चैन कहता है कि ठीक है। आगे वो चला जाता है एलिस को ढूंढने के लिए और ये दोनों आते हैं वायलिन खरीदने के लिए। सिरेन वायलिन का जो ऑनर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो टिंगयू को पहले वायलिन बजाने के लिए कहता है तो टिंगयू बजा लेता है। सिरेन का जो ऑनर था वो उसे कहता है कि तुम्हारे वायलिन बजाने में कोई इमोशन नहीं है, तो मैं सिरेन को तुम्हें नहीं सौंपता हूँ, तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। अगले सीन में टिंगयू का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो दाइफे उसे कहती है कि अच्छा हुआ कि वो श्रापित वायलिन तुम्हें नहीं मिला, अब तुम मुँह बिगाड़ना बंद करो और कुछ खाना खा लो। टिंगयू ये सुनकर कहता है कि तुम्हारा चैन अभी एलिस के साथ रीयूनियन करने में मज़े कर रहा होगा और तुम यहाँ पर खाने की बात कर रही हो। ये सुनकर दाइफे बेचारी का मुंह बिगड़ जाता है। आगे ये दोनों होटल आते हैं। टिंगयू उसे कहता है कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो कि मैंने चैन को एलिस के पीछे भेज दिया, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। टिंगयू उसे कहता है कि एलिस ने चैन से कहा कि वो जापान में ही उसके साथ रह जाए, फिर तुम क्या करोगी। दाइफे बेचारी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है कि प्यार में तो लोग अक्सर शादी करते हैं, तो मैं उन दोनों की खुशियों की दुआ करूंगी। टिंगयू को अब गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि प्यार एक वॉर जैसा होता है, तुम्हारी ये जो एक तरफा फीलिंग है चैन को नहीं पता है, तो तुम क्या चैन को ये कभी नहीं बताओगी। दाइफे कहती है कि तुम मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो, क्या मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी, तुम हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के लिए क्यों आ जाते हो। इतना कहते ही वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चैन को एलिस नहीं मिलती तो वो वापस आ जाता है। दाइफे कहती है कि तुम्हें एलिस नहीं मिली और टिंगयू को सिरेन नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, सिरेन को तो हम हासिल नहीं कर सकते, पर एलिस, उसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कहता है कि थैंक यू। अगले दिन वो चली जाती है एलिस को ढूंढने के लिए, पर एलिस तो ताइवान में थी, तो भला जापान में उन्हें कैसे मिलती। जब वो वापस आती है तो वो चैन से कहती है कि सॉरी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर मुझे एलिस का कुछ भी पता नहीं चला। पर सडनली चैन के चेहरे को दाइफे देखने लगती है। उसे अचानक से ही कचरे वाला याद आता है, पर फिर उसे पता लगता है कि चैन के वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो वो वहाँ से भाग जाती है एंड अकेले कमरे में आकर शर्मा रही थी। अगले दिन टिंगयू और दाइफे जाते हैं ब्रिज को देखने के लिए। उन्हें ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। टिंगयू से कहता है कि क्या तुम अपने प्यार के लिए कुछ भी नहीं करोगी, क्या तुम लड़ना पसंद नहीं करोगी। तो वो कहती है कि नहीं, अगर चैन खुश होगा तो उसकी खुशी में मेरी खुशी है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर टिंगयू उसे फोर्सफुली किस करता है। किस करने के बाद वो कहता है कि मुझे सिरेन के लिए यही इमोशन चाहिए थे। दाइफे तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे टिंगयू और चैन जाते हैं हॉट स्प्रिंग का मजा लेने के लिए। टिंगयू जब रात में होटल वापस आता है तो वो पूरी फीलिंग्स के साथ सिरेन को बचाता है। सिरेन के ओनर को भी टिंगयू नजर आता है एंड इस बार उसके म्यूजिक के अंदर फीलिंग्स मौजूद थी। तो अगले दिन पूरी रिस्पेक्ट के साथ सिरेन का ओनर उस वायलिन को टिंगयू को सौंप देता है। वायलिन मिलने पर ये लोग ताइवान वापस आ जाते हैं, पर ताइफे वो टिंगयू से बात नहीं कर रही थी। जब पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए आते हैं तो ये दोनों अकड़ दिखा रहे थे एंड ऐसे जवाब दे रहे थे मानो जैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। जब पुलिस वाला ये पूछता है कि तुम दोनों क्लोज हो, तुम दोनों साथ में जापान भी गए थे, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे देखते हैं मानो जैसे अभी के अभी बाल खींच खींच कर ये दोनों लड़ने वाले हो।
सो आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।